गणेश ठाकुर, आप उस अस्पताल में हैं, अब डीएनए सैंपलिंग भी हो रही है, मतलब चार्ट बियॉन्ड रिकग्निशन। इस तरह की हालत हो गई है वहां पर जिन लोगों की मौत हुई। तो जो ये सवाल यहां पर हम एबीपी न्यूज़ पर उठा रहे हैं, आम आदमी से जब आपने वहां पर बात की, अभी वो भड़के हुए भी होंगे बहुत, मतलब कोई अपनों को खोए, वो तड़पता हुआ भी है, पर आम आदमी की जुबान पर क्या सवाल हैं इस हादसे को लेकर? देखिए संदीप, सभी इस हादसे की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनों को खोया है, अब उनकी मांग ये है कि दूसरे इस तरह किसी हादसे का शिकार ना हो। इसलिए ये हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी? टेक्निकल फॉल्ट था तो किसकी गलती थी? ह्यूमन एरर था तो कैसे हुआ? ये तमाम सवाल उनके मन में हैं। अपनों को याद करते हुए वो ये चाहते हैं कि अगली बार कोई अपना इस तरह के हादसे में ना खोए। संदीप, आप लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा 2010 में मैंगलोर के बजपेयी एयरपोर्ट का क्रैश भी मैंने कवर किया था। उसमें 8 सर्वाइवर थे और उस समय भी ये लगातार बात हो रही थी। आप संदीप बताइए, या पैनलिस्ट भी बता पाएंगे कि 2010 के बाद क्या बदलाव हुआ? उसमें गोखले कमेटी बनाई गई थी, कंपेंसेशन दिया गया, उसमें कई सारे नॉर्म्स आए गए, लेकिन क्या उन नॉर्म्स का फ़ायदा हुआ? क्या उसके बाद जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए? उसके बाद भी हादसा हुआ। जैसे अभी एक पैनल एक्सपर्ट ने कहा कि 2020 में हुआ, 2025 में हुआ, इम्पेकेबल सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2010 में ही ये तय हो गया था, जब 166 लोग उसमें थे, 158 लोग मारे गए थे, कि अब अतिरिक्त जांच की जाएगी, अब इम्पेकेबल सिक्योरिटी एयरलाइन को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह नहीं, रस्म अदायगी तो होती है ना, वो सरकारी कामकाज करने का जो तरीका है, इसीलिए मैं वो सवाल पूछ रहा था गणेश। लगातार डीजीसीए ये कह, मुझे हास्यास्पद लग रहा है ये, डीजीसीए कह रहा है 787 की अब अतिरिक्त जांच होगी उड़ान से पहले। मतलब आप मान रहे हैं कुछ गड़बड़ी थी, पहले आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, अब अतिरिक्त जांच होगी। जी बिल्कुल संदीप, देखिए उस समय भी यही बात आ रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और तमाम वहाँ जब बातें हम कवर कर रहे थे, तो यही बातें मैं आज जो मैं सुन रहा हूँ सरकार की तरफ से, वो 2010 में भी सुना था मैंने। उसी समय वो मांग हो रही थी कि अब ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए जांच की जाए, और पूरे विश्व की नज़र उसमें थी, क्योंकि वो भी बोइंग का ही विमान था। तो ऐसे में उस समय जो बातें, आज मुझे वही बातें दोहराती हुई नज़र आ रही हैं, वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है कि अब हम ये करेंगे, आगे नहीं होगा। और जैसे लर्निंग प्रोसेस की बात हम करते हैं, तो हमने क्या लर्न किया, उसमें से हमने कितना इम्प्लीमेंट किया, और क्या हम वाकई में सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं, तो क्या वाकई में उस दिशा में हमारा काम चल रहा है? क्या हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये काम कर रहे हैं? इसमें एक और पहलू भी जुड़ रहा है ना गणेश, और आपको जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे आप लगातार बात भी कर रहे हैं। सवाल, और ये देवेश अग्रवाल ठीक कह रहे थे, जो चर्चा है, जब हम सवाल उठाते हैं तो सवाल ऐसा भी लगेगा, अब वो लगता रहे, अभी फिलहाल मुझे उसकी परवाह नहीं, कि हम सिविल एविएशन पर, एयर ट्रैवल पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ना। इट शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लेश मात्र भी कहीं पर चूक की कोई गुंजाइश, स्ट्रोक, आशंका नहीं रहनी चाहिए। वी हैव टू एंश्योर दैट। आर वी एंश्योरिंग इट? बिल्कुल संदीप, मैं यहाँ पर जब आम लोगों से बात कर रहा था, मैं जब ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद आने के लिए, तो मैंने फ्लाइट में लोगों को डरते हुए देखा। ऐसा मंजर पहले इतनी बार फ्लाई करने के टाइम पे, तो एक फ्लायर के मन में भी बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं कि क्या ये वाकई में सेफेस्ट है, इसको सेफेस्ट बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। और कईयों को तो मैं हाथ जोड़ते हुए देखा था जब वो टेक ऑफ प्लेन कर रहा था, और लैंडिंग के टाइम पर भी। तो ये डर बैठा हुआ है, और ये डर भी हटाना होगा ना। और यहां पर जवाबदेही और जिम्मेदारी सही मायने में तय होती दिखनी चाहिए। जांच की आंच में झुलसने चाहिए कुछ लोग। मेघा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं संदीप जी,
अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो चूक तो हुई है, पर चूक किस लेवल पे हुई है, चूक किसके द्वारा हुई है, ये सारा अभी जांच का ही विषय है। क्योंकि अभी जो यहां से समझ में आ रहा है, जो अहमदाबाद से समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहां पर थे सुबह में और उन्होंने जो बैठक करी है आज, जिसमें कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे, राम मोहन नायडू जी थे, उसके अलावा ठीक है चीफ मिनिस्टर भी थे, यहाँ के होम मिनिस्टर थे CR पाटिल जी थे, उनका इस सारे मामले से कुछ खास लेना देना है नहीं। मगर जब सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके साथ बैठता है तो सवाल उससे किए जाएंगे, उससे सवाल ये तीखे किए जाएंगे। और जो मेरी जानकारी है कि बहुत तीखे सवाल जवाब हुए हैं आज की समीक्षा बैठक में जो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। नहीं, समीक्षा में तो सवाल तीखे पूछे जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। अगर तीखे, एक सेकंड में गा, ये तो अच्छी बात है कि तीखे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने, एक सेकंड रुकिएगा। पर अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट है, इससे कोई नहीं रोक सकता। तो समानांतर एक धारा बह रही है अभयदान देने की भी, एक्सीडेंट है जी, कोई रोक नहीं सकता। फिर कौन से तीखे सवाल, उनके मायने क्या रह जाते हैं? देखिए संदीप जी, आज जो हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। आज इस समीक्षा बैठक में अमित शाह जी नहीं थे। आज इस बैठक में जो लोग थे मैंने उनका नाम लिया, और प्रधानमंत्री जी थे और यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री थे। अब देखिए जो बातें यहाँ पर हम लोगों ने पिकअप करी है अहमदाबाद से, वो ये है कि एक जो हमें बताया जा रहा है दैट देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट, द बोइंग एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आज से नहीं पिछले 10 साल से ये बात कही जा रही है। जब से 787 ड्रीम लाइनर को सर्विस में प्रेस किया गया है तब से ये बात उठ जा रही है। और आपको मैं बात बताऊं कि एक 787 बोइंग के ही एक अधिकारी ने सेनेट में टेस्टिफाई किया है कैपिटल हिल में, बताकर कि कहां परेशानी है, बोइंग के साथ क्या हो रहा है और किस खतरनाक तरीके से बोइंग के साथ खेला जा रहा है। क्या ये बोइंग की परेशानी थी? यहां एक और बात आ रही है संदीप जी, कहा जा रहा है कि जो रेगुलर चेक थी, जो रेगुलर टेक्निकल चेक होती है एयरक्राफ्ट की बिफोर इट टेक्स ऑफ फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट, वो शायद नहीं हुई। और अगर वो नहीं हुई है संदीप जी, तो यहां एक ह्यूमन एरर है। तो बोइंग भी जांच के दायरे में आना चाहिए। नहीं, सुनिए ना मेघा, बोइंग पर भी जांच की आंच आनी चाहिए। और एयर इंडिया पर भी, टाटा समूह पर भी। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि चंद्रशेखरन जो सर्वा हैं एयर इंडिया के, वो कह रहे हैं हम पूरी पारदर्शिता निभाएंगे। अरे भाई, आपको जुर्माने भी लगाए हैं DGCA ने, क्या कुछ पर्दादारी थी? और यहां पर मिलीजुली कबड्डी कतई नहीं होनी चाहिए, यहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। संदीप जी, इतने बड़े हादसे के बाद ना वो स्कोप बचता ही नहीं, और जिम्मेदारी मैं आपको कह रही हूं तय होगी। इतना बड़ा हादसा एंड द हेड्स विल नॉट रोल। ये संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि ये कहानी उस दिशा में जा रही है। और हादसा तो हादसा, आपने अपने 2 टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें खोया है। किस तरीके से लोगों की मौत हुई है विद इन सेकेंड्स। आपको 2 एस्टिमेट है, चार्ज बियॉन्ड रिकग्निशन, चेहरे पहचाने नहीं जा रहे। DNA सैंपलिंग से आपको राख दी जाएगी दरअसल अंतिम संस्कार के लिए। इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के लिए भी? संदीप जी, द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज दिस कि आप मतलब जब हम जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले 20 साल से जानती थी। और जब आज सुबह मैंने पूछा कि फ्यूनरल का क्या अरेंजमेंट है, तो जवाब ये आया कि DNA सैंपल जब मैच होगा तब तो हैंड ओवर करेंगे बॉडी। वो भी नहीं हुआ। बॉडी कहां, राख मिलनी है। अगर ऐसा हादसा होता है, अब जो भी इतना बड़ा हादसा है संदीप जी, इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी ही है। चाहे वो बोइंग है, चाहे यहाँ के एयरक्राफ्ट हैंडलर्स है अहमदाबाद में, चाहे वो एयर इंडिया है जो है। और सरकार, एक देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री का तो सबसे बड़ा यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि क्या हो रहा था। क्योंकि यहाँ ये भी बातें आ रही कि पिछले 2-3 दिन में ऐसी कुछ डिफेक्ट, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी जो थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग थी, जो ये तो तत्काल हमारा वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहां है? मृत्युंजय सिंह, एक सेकंड। मृत्युंजय, आप हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं और वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने भी जो देखा है, ये सीधा सीधा कि भाई 2 इंजन फेल हो गए, दोनों फेल हुए, ये तो हमें पता है। अब वो बर्ड हिट का मामला है, वो स्टॉल कर गया इंजन, कोई तकनीकी गड़बड़ हुई, कोई मानवीय भूल हुई, आपको सेंस वहां पर क्या मिली है मृत्युंजय?
देखिए मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए इस घटना में जो एयर इंडिया की कल घटना हुई 12 जून की, इस पे जांच होगी, ब्लैक बॉक्स पे कुछ फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड से कुछ जानकारी मिल जाएगी और जो बातें निकल कर सामने आएगी ज़रूर आएगी। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में लापरवाही का एक काला इतिहास रहा है और एक लापरवाही का काला इतिहास में एक चैप्टर आता है सस्ता मटेरियल, सस्ता स्पेयर पार्ट और सस्ता मेंटेनेंस, सस्ता रिपेयर। ये काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, ये भारी पड़ जाता है कई बार। हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस मामले में इसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती गई। ये एविएशन इंडस्ट्री में तमाम जो एक्सपर्ट है वो भी इसे मान्य करेंगे कि इस प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो बोइंग ड्रीमलाइनर है 787, क्या इसका इंजन का लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ था? क्या ये लंबी उड़ान से पहले इसका जो रूटीन चेक होता है वो तो होता है, हुआ था, और इसके पहले एक मेंटेनेंस हर जो ड्रीमलाइनर विमान होता है उसका एक रूटीन मेंटेनेंस किया जाता है। तो इसका मेंटेनेंस कितने समय पहले हुआ था? क्या इससे काफ़ी लंबा समय हो गया था, नज़रअंदाज किया जा रहा था? ये भी एक वजह हो सकती है। एक वजह जो अन्य पहलुओं से निकल कर आ रही है कि टाटा एयरलाइन ने जिस प्रकार से अपने 4 अलग अलग जो सिस्टर्स हैं उनको क्लब किया, जो अलग अलग एयरलाइन कंपनियां हैं, एयर इंडिया है, विस्तारा है, इस प्रकार से उसके बाद में बहुत सारे हद तक मैन पावर की कॉस्ट कटिंग की, क्योंकि वो कॉमन मैन पावर पर ये पूरा जो कंपनी है या एयरलाइन वो चला रहे थे। तो क्या कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक इशू है? एक विषय ये भी उठता है ओवरलोडिंग का, जिसको भारतीय नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं कि जो खास करके फॉरेन की फ़्लाइट्स हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी हम देखते हैं कि कई यात्री ओवर लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं। जुगाड़ तंत्र भी है ना इस देश में, थोड़ा जुगाड़, थोड़ी जान पहचान निकाल के आप 23 किलो के 2 बैग ले जा सकते हैं, 7 किलो का एक हैंड बैगेज, उससे ऊपर भी जुगाड़ है जी, जुगाड़ है, जान पहचान है, वो काम होता है। बिल्कुल, आई थिंक यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड मृत्युंजय। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि ओवरलोडिंग का भी एक मुद्दा आता है, जिस प्रकार के हम अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें 33 सेकंड की, 40 सेकंड की हमने देखी सीसीटीवी में और मोबाइल फुटेज में, उसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से टेक ऑफ हुआ ही नहीं। एक प्रॉपर जो पाथ पर आना चाहिए था फ्लाइट पाथ पर, 650 फीट तक ही जा पाई, फ्लाइट पाथ पर आते हुए दिखा ही नहीं जी। तो क्या ये एक वजह हो सकती है? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो और सिर्फ बोइंग ही सवालों के घेरे में नहीं है, दरअसल एयर इंडिया भी अब सवालों के घेरे में है, और वो सघन जांच होगी या नहीं। और इसमें ये पड़ताल में वो पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में कितनी बार उनको रेप्रिमांड किया गया है, फटकार लगाई गई है डीजीसीए की, वो चीज भी अब सार्वजनिक होनी चाहिए। तो क्या जांच की आंच किसी पर आएगी? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और क्या ये 265 लोग, इनकी जान तो चली गई, आगे ऐसा ना हो, जीरो टॉलरेंस, वो लेश मात्र भी गुंजाइश या आशंका नहीं रहनी चाहिए कि कुछ गलत हो जाए। चूक को नजरअंदाज, दरकिनार नहीं करना होगा। बड़े हादसे का इंतजार हम नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? दबाव बनाना पड़ेगा क्या? और आपका दबाव ही व्यवस्था को, सिस्टम को हरकत में लाता है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।